Good morning to all the students. Today we are here with a topic that is resolution of vectors. आज हम आपको resolution of vector के बारे में बताएंगे. हमने आपको resultant vector के बारे में बताया था. resultant vector में हम एक ऐसा vector बनाते थे जो कि दो vectors का एक resultant देता था. अगर वो दोनों vector मिलकर के सेम जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इफेक्ट वो अकेला वेक्टर प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर इस प्रोसेस का अपोजिट करते हैं. वी आर गोइंग टू स्प्लिट a single vector into two or more components in such a manner when we combine these components of that vector we are going to get that same vector. जब हम उस वेक्टर को डिवाइड करें अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर या और भी कई प्लेन्स के अंदर, तो वो हमें सेम रिजल्ट दे. तो इस टॉपिक के अंदर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो उससे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में समझते हैं. रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इसके लिए हम आइडिया लेते हैं एक. वी हैव एन एक्स by O plane. Now we have a point M R and another point M1 M2 and R1 R2 और इन दोनों को हम यहाँ मिला देते हैं. तो हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा वेक्टर जो कि यहाँ से कहीं निकले और जिसका मास हम मान के चलें M और इसका रेडियस जो हो r is said to be resultant vector if it get the effect equal to both of these vectors. अगर इन दोनों वेक्टर के बराबर अगर वो हमें इफेक्ट देता है तो हम कहेंगे r is the resultant vector of these two vectors. Now ये बात समझने के बाद हम समझेंगे कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स. कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हाँ इसे कह सकते हैं जस्ट अपोजिट प्रोसेस. इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर into two or more vectors in such a way when these vector combine give same effect as the original vector. हाँ, तो क्या मतलब है हमारा इसका. हम जब ये कहना चाहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एक वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं उन पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ आवर डायमेंशंस. जब हम इस पार्ट में से डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो हमें x में एक वेक्टर मिलेगा, y में वेक्टर मिल सकता है, z में भी वेक्टर मिल सकता है ऑन द बेसिस भी इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग टू फाइंड दैट वेक्टर. नाउ जब हम उन सभी नंबर ऑफ वेक्टर को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें एक वही वेक्टर इन रिटर्न में मिलता है. सपोज कीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड अनदर वेक्टर है बी वेक्टर और हम एक रिजल्टेंट वेक्टर आर लेना चाहते हैं. तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर लेना चाहते हैं तो हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर को अरेंज किया, हमने बी वेक्टर को अरेंज किया
और इस तरीके से किया कि हमें ये रिजल्टेंट आर वेक्टर के बराबर वैल्यू मिले। और ऐसा करने के लिए हमने इसमें कुछ एन, इसमें कुछ एम वैल्यू ऐड की, इसमें कुछ एन और एम वैल्यू हमने मिलाई, तो हमें आर वेक्टर ऑब्टेन हुआ। आर वेक्टर हमें ऑब्टेन हुआ जो बराबर होगा एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर के फॉर्मुलेशन के बराबर। एन और एम वो कांस्टेंट ने जो कि हमने ऐड किए अपने वेक्टर ए और बी में टू मेक द रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू वेक्टर आर। ये 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं और एक्स वाई कुछ भी हो सकता है एम और एन की जगह। नाउ अगर हम ऐसा ही एक और वेक्टर लें या और सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट लें जिसके लिए हमारे लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम किसी और, जैसे यूं लिया और इस तरीके से हम लें, दैट इज ये भी हमारा ए वेक्टर ही है, लेकिन इसमें हमने एन डैश कोई दूसरा कंपोनेंट लिया और इसमें हमने एम डैश बी लिया, वेक्टर लिया, लेकिन रिजल्टेंट सेम है। रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी सेम। आर वेक्टर हमारे लिए सेम है। हमारा ये ओरिजिन है, इट्स अ ओरिजिन वी आर गोइंग टू बी हैव एंड, लेकिन हमारे पास दो कंडीशन अलग अलग है वेक्टर की, लेकिन दोनों कंडीशन में हमारा रिजल्टेंट सेम है। सो आर वेक्टर हमने इसमें आर के बराबर करने के लिए एन डैश का मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर, इसको करने के लिए हमने एम डैश ओके बी वेक्टर किया। नाउ ये दोनों हमारे लिए इक्वल हैं, सो वी आर गोइंग टू टेक देम इक्वल। सो व्हाट वी हैव एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर बराबर एन डैश ए वेक्टर प्लस एम डैश बी वेक्टर के बराबर हमारी वैल्यू में मिलती है। नाउ विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन बी राइट इट एज, तो हाँ एन माइनस एन डैश ए वेक्टर, एन को लेके गए प्लस एम माइनस एम डैश बी वेक्टर इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं जो कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू बता रहा है। हाँ, तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं 2 और मोर कंपोनेंट्स के अंदर। नोट डाउन। हाँ, अब हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। जब हम एक्स वाई प्लेन में वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये देखिए। हमारे पास एक वेक्टर है, वी हैव एन वेक्टर इन दैट मैनर दैट इज वी हैव अ वेक्टर ए वेक्टर, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास ओरिजिन है, देखो ये हमारे पास ए वेक्टर है, यहां से हमारे पास ये हमारे पास ए एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है, हमने रिजॉल्व किया ए वेक्टर को ए एक्स डायरेक्शन में, और यहां पर हमने रिजॉल्व किया इसको ए वाई डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन देने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे यूनिट वेक्टर्स का, एट आर आई सी। आई हमारा यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन के लिए एंड यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन के लिए। सो ए आई और ए जे यूनिट वेक्टर, इस फॉर्म में हमें हमारा वेक्टर की फॉर्मेशन मिलती है। नाउ द ए वेक्टर, जो हमारे पास ए वेक्टर आता है वो हो जाता है ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर के बराबर हमारी वैल्यू हमें मिलती है। नाउ अगर हम सोचें ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी हम यूनिट
ये और ये हमारे पास थीटा है। तो तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ साइन थीटा। हम केवल यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे, केवल वैल्यू लेंगे। ए बाई ये भी ए बाई के बराबर होगा। सो ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा इस थीटा के रेस्पेक्ट में ए वाई अपॉन ए, बिकॉज दैट इज दिस लाइक, ये परपेंडिकुलर है फॉर दिस एंड इट इज हाइपोटेन्यूस ए वेक्टर। और ए हमने लिया कंपोनेंट, अभी हमने इसकी वैल्यू को नहीं ऐड किया। सो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ए की वैल्यू हमारे पास ए साइन थीटा के बराबर हो जाती है। एंड कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हमारे पास बन जाती है ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स अपॉन ए बनती है। तो ए एक्स बराबर हमारे पास बनता है ए कॉस थीटा के बराबर वैल्यू हमारे पास आती है। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आती हैं। नाउ हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं फॉर आवर कंडीशन, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग एंड ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को बोथ साइड तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, लेट अस सी। हाँ, ए स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आती है। नाउ हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और थोड़ा सा रोटेट भी कर देंगे। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बनती है। नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर करने पर यहाँ हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो इसे हम 1 के बराबर रख सकते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाती है ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर है, तो हम इसे मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट उधर पहुंचा देंगे, तो ए वेक्टर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एंगल पता करना हो, इफ वी वांट टू फाइंड एंगल, तो वी आर गोइंग टू टेक द रिलेशन ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का रिलेशन हम लेंगे, तो टेन थीटा में हम जो लेंगे तो हमें मिलेगा ए वाई एंड ए एक्स, ए वाई एंड ए एक्स। ए वाई इज परपेंडिकुलर, ए एक्स इज द बेस। ए वाई ए एक्स किया तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स ए वाई ए एक्स के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। टेन इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आएगी। नोट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। अब हम 3 डायमेंशन में वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, एक ऐसा वेक्टर जो कि 3 डायमेंशन में है उस वेक्टर को हम किस तरीके से रिजोल्व करेंगे, हम यहाँ देखेंगे। हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक ए वेक्टर है, वी हैव दैट ए वेक्टर। हाँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ ओ जी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर है। एंड यहाँ पर इसके कंपोनेंट जब हम निकालते हैं तो ए ओ वेक्टर हम यहाँ इसे मानेंगे ए एक्स, या इसे हम ए वाई मान लेते हैं, नहीं ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड की फॉर्म में हम इसकी वैल्यू को मानेंगे। ए ओ की वैल्यू हमारे पास ए एक्स है, यहाँ पर ओ सी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ए वाई वेक्टर है, एंड ओ ई वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ए जेड वेक्टर के बराबर है। नाउ और जो हमारा ये ओ जी वेक्टर है,
ओ जी वेक्टर जो कि हमारा ए वेक्टर भी है, ए वेक्टर जो है बराबर होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर के बराबर होगा। अब कैसे होगा, और देखिए अब यहां देखते हैं जरा कैसे देखते हैं। हाँ, अब हम इस चीज को कैसे देखते हैं जरा यहां देखेंगे। यहां हमारे एंगल बनते हैं थीटा अल्फा गामा। थीटा अल्फा एंड गामा यहाँ पर हमारे एंगल ऑब्टेन हो रहे हैं। नाउ ये फॉर्म बन रहा है। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी इन ट्राइंगल। प्रूफ देखते हैं हम इसका, प्रूफ पहले प्रूफ। सो इन ट्राइंगल यहां से देखिए जीओबी, जीओबी ट्राइंगल में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ए वेक्टर ओ जी वेक्टर है, ओ जी वेक्टर जो है, ओ जी वेक्टर बराबर है जी बी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर के। नाउ जो हम यहाँ ए ओ सी बी में कंपोनेंट की वेक्टर की प्रॉपर्टी लगाएं, यहाँ एक रेक्टेंगल बनना है ए ओ सी बी में, जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका रिजल्टेंट हमारा ओ बी है। सो ओ बी की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आती है, ओ बी की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आती है वो होती है ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। तो हम ओ ए की जगह ओ बी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हैं। तो ओ जी वेक्टर इक्वल्स टू जी बी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। और देखिए जो हमारा जीबी वेक्टर है, जीबी वेक्टर हम देख पा रहे हैं जीबी वेक्टर हमारा ए जेड वेक्टर के बराबर है। और ओ जी वेक्टर जो हमने देखा ए वेक्टर के बराबर था, हमारा जो ओ जी वेक्टर था वो ए वेक्टर के बराबर था। जीबी वेक्टर हमारा ओ ई वेक्टर दैट इज ए जेड वेक्टर, इसे वेक्टर वेक्टर ले लें, प्लस ओ ए वेक्टर जो है हमारा ए एक्स वेक्टर, और ओ सी वेक्टर जो है हमारा प्लस ए वाई वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है। अब इसे हम इन क्लियर कट मैनर में लिखें तो ऐसे लिखेंगे हम ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। आई जे के कंपोनेंट के फॉर्म में जब हम इसे लिखना चाहेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू राइट इट इन अ कंपोनेंट ऑफ आई जे के, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस इज दिस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। इस फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। नोट डाउन। नाउ अनदर थिंग इज दिस कि जो हमारा वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखते हैं जरा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम यहां पे वैल्यू लगाएंगे ओ जी का स्क्वायर, ओ जी का स्क्वायर। जब ओ जी का स्क्वायर करेंगे एंड जी वी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, और ओ बी को जब हम ओपन कर देंगे तो, और इसे भी थोड़ा सा लिख देंगे, नहीं हाँ हाँ, जी बी का स्क्वायर प्लस ओ ए वेक्टर वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर का स्क्वायर,
स्क्वायर स्क्वायर करेंगे और मॉडल्स वैल्यू निकालेंगे इनकी हम, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर मिलेगी। और स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं तो ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हमें हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू मिलेगी। अनदर थिंग इज दिस, हम उसे यहां लिखते हैं, यहाँ जगह है तो लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर cos अल्फा cos अल्फा की वैल्यू हम जो देखेंगे तो ए एक्स अपॉन ए, cos बीटा की वैल्यू ए वाई अपॉन ए, cos गामा की वैल्यू हमारे पास ए जेड अपॉन ए की बराबर बनेगी। जब हम इन वैल्यू को लेते हैं तो हमारे पास होती है ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा, ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा के बराबर वैल्यू हमारी बनेगी। अब इसे हम इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड मानते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग जब हम करते हैं इनकी, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन, लेट अस सी। सो वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ये वैल्यू बनती हैं। और जैसा भी हमने यहाँ पे देखा था, हमारे पास ये वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर ही होती है, तो हम यहाँ इसे ए स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड इन सबसे ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा के बराबर वैल्यू बनी। और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू बचती है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। It's the value we are going to be have. Note down. Now we have the next topic, it a displacement vector of the resolution of the resolute vector। जब हम वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनता है उसको अब हम देखेंगे। On resolving, what will the displacement vector we are going to be have? So let us see. First note down. Displacement vector for displacement vector for resolving vector, displacement vector displacement vector for resolved vector। हाँ, तो इसके लिए हम देखते हैं, हमारे पास एक प्लेन है, वी हैव द प्लेन इन टेस्ट फॉर्म एक्स एंड वाई। हाँ, हमारे पास एक्स वाई फॉर्म में एक प्लेन था, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट, दैट इज these are the 2 point we are going to have। अब इन 2 पॉइंट को हम, और हमारे पास r की जो वैल्यू है, r1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक r1 की जो वैल्यू है x1 i के बराबर प्लस y1 j के बराबर
प्लस Z1 के बराबर इस R की वैल्यू है हमारे पास एंड R2 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास जो बनती है वो x2 I यूनिट वेक्टर, y2 j यूनिट वेक्टर एंड z2 के यूनिट वेक्टर के बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है। यहाँ से R1, यहाँ से R2 वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो ये वैल्यू है हमारी, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी आर गोइंग टू हैव इट्स अ पोजीशन O, ये हमारे पास पोजीशन है A, ये पोजीशन है B, वी आर गोइंग टू बी हैव नाउ। What will be the value of relating vector we are going to see in next? तो हमारे पास जो ए बी आता है, ए बी भी है, ए बी वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो बराबर होगा आर ओ आर, हमारा किसी टाइम टी पर यहाँ वैल्यू थी और रोटेट करके वो यहाँ पहुंची है, तो R2 हमारा बड़ा वेक्टर है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। नाउ जो R2 माइनस R1 वेक्टर है, R2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो हमने भी ली ये बनी है, तो हम यहाँ वैल्यू R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो भी है x2 I यूनिट वेक्टर, y2 j यूनिट वेक्टर एंड z2 k यूनिट वेक्टर के बराबर वैल्यू हमारी बनती है एंड माइनस R, ये जो है हमारा एक्चुअल R के बराबर हम इसे दिखाते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं R वेक्टर के बराबर। अब R वेक्टर हमारा क्या बनेगा, R वेक्टर जो बनेगा यहाँ से x1 I यूनिट वेक्टर प्लस y1 j यूनिट वेक्टर एंड z1 k यूनिट वेक्टर के बराबर हमारी वेक्टर की वैल्यू ऑब्टेन होगी हमें। नाउ थोड़ा सा I कंपोनेंट के पास लेते हैं, Z कंपोनेंट को Z कंपोनेंट के पास लेते हैं, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनता है, x2 माइनस x1 I वेक्टर, y2 माइनस y1 j वेक्टर एंड z2 z1 के वेक्टर। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आती है ऑन डिसॉल्विंग द वेक्टर। हाँ, इसके बाद अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड R जो निकलेगा वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। हमने जैसे एक्स वाई जेड प्लेन में अभी थोड़ी देर पहले किया था, दैट इज ए वेक्टर, ओके, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर है। तो अब अगर हम ए वेक्टर निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर के बराबर वैल्यू हमारे पास आती है, और इस पूरे वेक्टर पर हम यहाँ से रूट हटा दें और यहाँ रूट लगा दें, 1/2 हमारे पास आर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वी आर गोइंग टू बी हैव, नोट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू शो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन रिजॉल्व फॉर्म। जब हम रिजॉल्व करने के बाद दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो किस फॉर्म में वेक्टर को ऐड करते हैं, अब वो हम देखेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का एडिशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से दो वेक्टर का एडिशन हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए हम यहाँ पर दो वेक्टर लेंगे, पहले हमने वेक्टर लिया ए वेक्टर ओनली इन एक्स वाई जेड प्लेन, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर, एंड दूसरा वेक्टर लिया हमने बी वेक्टर दैट इज
बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर के बराबर। नाउ अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे जब देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू है और वो हमारे पास बी वेक्टर की वैल्यू है। अब दोनों को हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर ब्रैकेट प्लस बी एक्स आई वेक्टर बी जे ओके बी वाई जे वेक्टर बी वाई जे वेक्टर की फॉर्म। अब देखिए हमारे पास आई आई है तो आई आई को तब ले लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इक्वल्स टू ओ की इक्वल्स टू जे वेक्टर। इस फॉर्म में हमारा जब दो वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद हम ऐड करते हैं तो ये फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आती है। दैट्स अ फॉर्मेशन व्हेन वी ऐड टू वेक्टर बाय रिजॉल्विंग देम इनटू इट्स कंपोनेंट्स। नाउ एक छोटा सा रिजोल्यूशन अगर हम करें, अगर हम इस पूरे वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर माने आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर माने इसका हम, और जो वेक्टर आर डायरेक्शन में हुआ है तो आर एक्स यूनिट वेक्टर लेते हैं, जो वेक्टर वाई डायरेक्शन में आर वाई जे यूनिट वेक्टर के बराबर इसकी वैल्यू हम लेंगे। हाँ, तो यहां पर हम देखेंगे कंपेरिजन करने पर, ऑन कंपेयरिंग हमारे पास आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू हमारे पास आएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और आर एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी, आर एक्स की जो वैल्यू हमारे पास होगी अगर वेक्टर फॉर्म मिल रहे हैं तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर होगी, आर वाई की वैल्यू अगर हम आर वाई की वैल्यू इसमें लेते हैं तो हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई के बराबर वैल्यू मिलेगी हमें। आर वेक्टर आर एक्स वेक्टर आर वाई वेक्टर की वैल्यू हमें इस फॉर्म में देखने को ऑब्टेन होंगी। नोट डाउन। नाउ ये हमारे पास 2D वेक्टर था, अगर हम 3D वेक्टर लें तो 3D वेक्टर हमारे पास लिखा हुआ है, एक वेक्टर हम इसे ले लेंगे और दूसरा 3D वेक्टर भी हम लिख देते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई यूनिट वेक्टर ए वाई जे यूनिट वेक्टर ओके here we have b by equals to and here we have a z के यूनिट वेक्टर। इस तरीके से दो वेक्टर हमारे पास आ जाएंगे और a वेक्टर प्लस b वेक्टर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा a x i यूनिट वेक्टर प्लस a y j यूनिट वेक्टर प्लस a z k यूनिट वेक्टर। इसमें प्लस करते हैं b x i यूनिट वेक्टर b y j यूनिट वेक्टर बी जेड के यूनिट वेक्टर। ये हम वैल्यू ऐड करते हैं इनके बीच में तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, वी हैव ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, वी हैव ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। दैट्स इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। नाउ
अगर हम इस वेक्टर को सिमिलरली जैसे हमने माना था उसी फॉर्म में माने तो आर वेक्टर इक्वल्स टू थ्री डायमेंशन में आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर एंड आर जेड के यूनिट वेक्टर की फॉर्मेशन में ले लेते हैं। आर एक्स आई यूनिट वेक्टर, आर वाई जे यूनिट वेक्टर, आर जेड के यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बनती है, क्या देखिए हमारे पास आर की वैल्यू बनेगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर एक्स की वैल्यू बनेगी आर एक्स वेक्टर आर एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई की वैल्यू बनेगी ए वाई प्लस बी वाई एंड आर जेड की वैल्यू बनेगी ए जेड बी जेड। ये वैल्यूज हमें मिलेंगी ऑन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। Now at last we are going to discuss some applications। हम कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन की कुछ एप्लीकेशन को हम स्टडी करेंगे। उसमें से एक एप्लीकेशन जो है वो है वॉकिंग। जब हम मोशन करते हैं तो मोशन करने की कंडीशन में हमारा ये वेक्टर रिजोल्यूशन काम आता है। किस तरीके से आता है वो हम जानेंगे थोड़ी देर के बाद। तो यहां लिखते हैं हम वेक्टर रिजोल्यूशन help to understand how a man walk। किस तरीके से मैन वॉक करता है। तो वॉकिंग को समझने के लिए हम यहाँ पे ये स्टेप देखेंगे कि एक पर्सन का ये हम फुट मानते हुए चलते हैं। इट्स अ फुट ऑफ अ पर्सन। यहां से यूं उसने अपने फुट से एक फोर्स लगाई। जो मैन था ये मैन का फुट है, फुट पैर है, उसने अपने पैर से एक फोर्स लगाई। जब उसने अपने फोर्स से लगाई तो एक रिजल्टेंट फोर्स भी प्रोड्यूस हुई। इस तरीके से एक रिजल्टेंट फोर्स एक्शन रिएक्शन। ये एक पर्सन का फुट है, ये पर्सन का पैर है जो यहां पे चल रहा था। नाउ अब ये रिजल्टेंट वेक्टर ये थीटा था, ये पी एंगल थीटा के बराबर था। नाउ अब क्या हुआ, हम इसको रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स में इस तरीके से। आर वेक्टर को हमने आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा में रिजॉल्व किया। तो हम क्या देखते हैं, जब पर्सन अपने फीट से पीछे की तरफ इसे फोर्स लगाता है एट एन एंगल तो एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन में दो फोर्स प्रोड्यूस होती हैं, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा की मदद से जो पर्सन है उसका वेट मैनेज होता है। आर साइन थीटा जो वैल्यू होती है उस पर्सन के वजन को होल्ड करने में हेल्प करती है, उसकी जो वेट है उसे हेल्प करती है। और जो आर कॉस थीटा की वैल्यू जो रिजॉल्व करने में मिली वो हेल्प इन वॉकिंग। इस फोर्स की मदद से जो आर कॉस थीटा है उसकी मदद से जो मैन है वो मूव करता है। तो वंस अगेन दोबारा हम समझते हैं इस बात को कि जब मैन ने अर्थ पर डाउनवर्ड फोर्स लगाई एट एन एंगल फोर्स थीटा तो उसका एक रिएक्शन फोर्स हमें देखने को मिला। और उस रिएक्शन फोर्स को हमने कंपोनेंट जैसे आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा में रिजॉल्व किया तो हमने पाया कि जो फोर्स का साइन थीटा कंपोनेंट है वो बॉडी का वेट बैलेंस करने में काम आ रहा है और वहीं आर कॉस थीटा जो है वो उसे मूव कराने में हेल्प कर रहा है। इस तरीके से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वॉकिंग की प्रोसेस में हमें हेल्प करता है। हाँ, अनदर एप्लीकेशन तो कोई और लेते हैं
It is easier to pull a roller than pushing it. एक रोलर को पुल करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू पुशिंग इट व्हेन इट गोइंग टू मेक सम एंगल। जब वो एक एंगल पर मूवमेंट करता है तो ऐसी कंडीशन में तो इससे हम देखते हैं किस तरीके से समझेंगे। हम देखते हैं पुलिंग, कंडीशन ऑफ पुलिंग। पुलिंग की कंडीशन में हम देखते हैं यहां पे हमारा एक रोलर है, इट्स अ रोलर वी आर गोइंग टू बी हैव। यहां ये हमारा सेंटर है इस रोलर का, इस सेंटर से इधर और इधर, इधर एंड इधर, और यहां से कंपोनेंट निकालते हैं हमारा फोर्स F एट थीटा। तो हम यहां क्या देखते हैं, हाँ, तो ये हमारी फोर्स है। हमने इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, दैट इज F cos थीटा एंड F sin थीटा। यहां नीचे इस पर्सन का वेट लगा हुआ है इस तरीके से। तो जो इफेक्टिव वेट होगा पर्सन का या रोलिंग करते दौरान जो इफेक्टिव वेट निकल के आएगा, इफेक्टिव वेट उसमें से हमें F cos थीटा कंपोनेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंट अपोजिट है। तो वेट क्या हो गया, कम हो गया, वेट गेट रिड्यूस। तो वेट हमारे पास क्या बना, वेट इक्वल टू माइनस के F cos थीटा के बराबर हमारा वेट बना। मतलब कि वेट में रिडक्शन आया, वेट में कमी आई। जब वेट में कमी आई तो हमारी जो फोर्स थी वो कम फोर्स में ज्यादा काम हम कर पाएंगे। इन लेस फोर्स वी आर एबल टू डू मच मोर वर्क। नाउ इन केस ऑफ पुशिंग, जब हम पुश करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है जब देखते हैं पुशिंग। इन द केस ऑफ पुशिंग, तो पुशिंग केस में हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। अब इसमें ये हमारा रोलर था, अब यहां से इसका वेट नीचे की तरफ इधर वर्क कर रहा है और हम फोर्स लगा रहे हैं इस पे इधर की तरफ। जब हम इसका कंपोनेंट वेक्टर निकालते हैं, यहाँ फोर्स इधर लग रही है, तो हमें पता चलता है यहाँ पर F cos थीटा वैल्यू जो इसे आगे बढ़ा रही है एंड F sin थीटा, यहां से हम फोर्स लगाने में लगे हुए हैं और यहां इसका मोशन होगा F sin थीटा, F cos थीटा, ये हमारा F है, ये भी हमारा F की वैल्यू है, आगे बढ़ा दिया। अब देखिए ये वेट ऑफ द रोलर है। अब देखिए क्या हो रहा है, F sin थीटा भी है और W भी है, तो इफेक्टिव वेट कितना हो गया, इफेक्टिव वेट, जो इफेक्टिव वेट निकल के आया वो W प्लस F sin थीटा निकल के आया। मीन टू से वेट इज गोइंग टू बी मच मोर, जो वेट जो है हमारा ज्यादा निकल के आया। अब जब वेट ज्यादा निकल रहा है तो फोर्स भी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने कहा इट इज इजियर टू पुल अ रोलर देन पुशिंग। हम रोलर को कम, फोर्स कम हो रही है, ओके, यहाँ F cos नहीं F sin थीटा है, F sin थीटा बैलेंस कर रहा है। हाँ, तो F sin थीटा वैल्यू कम हो रही है हमारे वर्क में से, तो इफेक्टिव वेट कम हुआ तो हमें फोर्स भी कम लगाने को लगा। लेकिन वहीं पुशिंग के केस में हमें वो फोर्स भी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, जिसके कारण हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात, ये कंडीशन उस कंडीशन के लिए है जब कोई एंगल बना होता है, व्हेन अ थीटा एंगल इज गोइंग टू बी, फोर्स इज गोइंग टू अप्लाई एट द एंगल थीटा, किसी थीटा एंगल पर फोर्स अप्लाई हो रही हो, ऐसी कंडीशन पर। अगर हम रोलर को
स्ट्रेटली पुश पुल करें या स्ट्रेट में पुश करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट में थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और थीटा की वैल्यू 0 होने पर जो वेट होता है वो W ही रहता है, वेट जो होता है W ही रहता है दोनों कंडीशन के अंदर। तो जब स्ट्रेट लाइन की बात होती है तो हमारे वेट में कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तब पड़ता है जब एक एंगल बना करके हमारी फोर्स कम और बैक हो रही होती है।